दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। पहले भी होता रहा है, कई साल हमने पहले भी देखा, साल दर साल देखा, लेकिन इस बार जिस तरह से क्रिसमस के ऐन पहले चर्च, गिरजाघर जिसे कहते हैं, इसके अलावा ईसाई मिशनरीज द्वारा संचालित कुछ स्कूल, कुछ सामाजिक भवन और कुछ प्राइवेट हाउसेस, तरह-तरह की जगहों पर जिस तरह से हमले किए गए, हुड़दंग मचाई गई और छत्तीसगढ़ में तो अजीब हुआ। न केवल भवनों में, न केवल लोगों के बस्तियों में, बल्कि आलीशान बने हुए मॉल, जो बड़े आधुनिकता के परिचायक हैं, उनमें भी हुड़दंग मची। और वहाँ जो हुड़दंग मची, उसमें भगवाधारी गमछा लिए लोग जो है अंदर घुसे और दुकानदारों के धर्म और जाति तक पूछे गए। बहुत सारे लोगों को अजीब सा लगा कि ये क्या हो रहा है। और वहां पर जितनी सजावट थी, जितनी रोशनी की गई थी, कुछ बहुत सारी चीजें लगाई गई थी जो क्रिसमस के मौके पर आमतौर पर देखा जाता है सार्वजनिक स्थलों पर, उनको तोड़ फोड़ दिया गया। कार्रवाई क्या की गई? कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ, कुछ लोगों के खिलाफ नामजद, कुछ लोगों के खिलाफ बिना नाम के। असम में स्कूल में घुस गए लोग और वहां पर अजीब अजीब तरह की नलबारी में इस हालात पैदा किए गए। तो देश में कुछ जगहें जरूर अब तक रही हैं जहां पर घुसपैठ इस तरह के तत्वों की नहीं रही, लेकिन इस बार वो केरल में भी घुस गए और केरल में भी हुड़दंग हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बेहतर प्रदर्शन, एक बेहतर कदम उठाया कि वो चर्च में गए। और जो चर्च दिल्ली का बहुत मशहूर चर्च है, ब्रिटिश काल का है, और इसे कैथेड्रल कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं। ये पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल पास है। और वहां जाकर प्रार्थना सभा में वो शरीक हुए और शांति, सद्भाव और वैश्विक शांति के लिए जो भी प्रार्थनाएं हो रही थी, उसके सहभागी बने। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है, आरएसएस की है। आरएसएस की इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्य वैचारिक शक्ति और वैचारिक स्रोत आरएसएस ही है। उसके रहते अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। दूसरी पार्टियों की जब सरकारें होती थीं तो भी इसी तरह के तत्व बहुत सारी चीजें इस तरह की करते थे, खासकर क्रिसमस के दौरान या क्रिसमस के एंड पहले, धर्मांतरण रोकने के नाम पर। लेकिन तब ज्यादा आलोचना होती थी उस समय की सरकारों की, क्योंकि वो सरकारें दूसरी पार्टियों की थी। लेकिन इस वक्त तो सरकार ऐसी ही पार्टियों की है जिससे जुड़े संगठनों, जो राजनीतिक शक्ति इस समय सत्ता में है, उसी से जुड़े हुए संगठनों द्वारा ये सब हो रहा है और सरकार रोक नहीं पा रही है या रोकना नहीं चाहती है। यही एक सवाल है। दुनिया भर में भारत की इमेज को गहरा धक्का लग रहा है। देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री भारत की छवि को चमकाने में काफी बयान देते रहते हैं। वो लगातार कहते रहते हैं कि हमें एक विश्वगुरु बनना है, वैश्विक अपनी ताकत बढ़ाना है। लेकिन अगर हम अपने समाज के बीच ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इस तरह का उपद्रव, हुलिगनिज्म कर रहे हैं, तो कैसी वैश्विक छवि हमारी जा रही है? देश के बाहर जो रहने वाले भारतवासी हैं, उन पर कई जगहों पर हमले हुए हैं, तो लोग काफी निंदा कर रहे हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं, हमने निंदा की है। लेकिन सवाल यह है कि अपने देश में अगर अपने ही लोगों पर हमले हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? उड़ीसा में एक ऐसे मुस्लिम मजदूर की नृशंस हत्या कर दी गई जिसे कहा गया कि ये बांग्लादेशी है और वो बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का निकला। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो हम इन्हीं कुछ चंद सवालों पर आज चर्चा करेंगे अपनी इस थोड़ी सी लंबी भूमिका के साथ, क्योंकि मामला बहुत जटिल, बहुत गंभीर है। हमारे साथ दो बहुत ही विद्वान और इस विषय के बहुत जानकार अतिथि मौजूद हैं। हमने उनको आमंत्रित किया है। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार, वेरी सीनियर कमेंटेटर वीके चेरियन हैं, जो एक फिल्म मेकर भी हैं,
और हमारे साथ शाहनवाज आलम है। शाहनवाज आलम बहुत ही प्रतिष्ठित सोशल एक्टिविस्ट हैं, कमेंटेटर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, मिस्टर चेरियन एंड मिस्टर आलम। सबसे पहले चेरियन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इस बार जो ये घटनाएं दिखाई दे रही हैं, ये घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन इस बार आपको क्या अलग लग रहा है? अलग है कि इस बार तो एक कैंपेन के रूप में आ गया है, ऑल इंडिया कैंपेन के रूप में निकला है मेरे ख्याल में। क्योंकि उसके एक हफ्ते पहले आरएसएस का चीफ भगवत जी ने बोला कि इंडिया इज अ हिंदू नेशन whether under whatever is the constitution. So he जो भी है इंडिया हिंदू राष्ट्र है। I think there was some communication to the frontal organizations to showcase that we are the masters of this country, which I think in numbers nobody says otherwise. But we have a constitution which is मैं हिंदी में आना चाहता है। नंबर में तो हिंदू तो मेजोरिटी में है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है कि इधर सेकुलर और माइनॉरिटीज को सब ख्याल रखने का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रीडम मूवमेंट से निकल के आया है, तो किसी ने बाद में नहीं बनाया। फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया को फ्रीडम मिल गया इस स्पिरिट के वजह से, क्योंकि हम सब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब एक होके रहेगा, एक होके ब्रिटिश को फाइट किया था, वो हम कंटिन्यू करेगा एज ए पीपल एंड डेमोक्रेसी। सो उसको मेरे ख्याल में क्रिश्चियंस को चोट नहीं लगा, ये वो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम का चोट लगाए हैं ये सब करके। वो भी 25 को एक अभी एक मेरा फेसबुक में एक मैसेज आया कि टोरंटो में एक इंडियन को मारा गया, और पिछले 2-3 दिन से आ रहे, न्यूजीलैंड से आ रहे एक स्टोरी हिंदू के खिलाफ, हिंदू जो सफरन फ्लैग है उसको खींच के ब्रेक कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग आजकल हम डिजिटल विलेज में रहते हैं। जो भी उड़ीसा में होते हैं, जो भी केरला में होते हैं, जो भी दिल्ली में लाजपत नगर में होते हैं, वो सब जगह फैल जाते हैं। तो सबको देख सकते हैं क्या हो रहा है, ओरिजिनली एक्चुअल ग्राउंड में क्या हो रहा है, वो सबको देख सकते हैं। तो ये आपने करेक्ट बोला कि इंडिया का छवि नीचे गिर रहा है। एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री का जो छवि है वो नीचे जा रहा है। उसके लिए कल भी हमारा एक एमपी था केरला से, जॉन ब्रिटास, उसने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर चर्च में जाना अच्छा काम है, बट उधर से जब बाहर आने वक्त एक मिनट के लिए बोल दीजिए ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, अब ये सब बंद कर जाए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारा राज्य के लिए, मुल्क के लिए ठीक नहीं है। एक मिनट के लिए आप वो बोलेगा तो ना ये सब बंद हो जाएगा। ये वो नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम। पॉलिटिकल विल हैज टू बी देयर। बाकी जो भी कर सकते हैं, बाकी एक बीजेपी वाले ने बोला कि ये सब नट्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स है करके, ठीक है। फिर इसलिए जॉन ब्रिटास जी पूछ रहे हैं कि क्या आरएसएस नया शाखा नट्स के लिए खुला है क्या, क्रिश्चियन के लिए, क्रिश्चियन को ये सब करने के लिए? ये सब किसको उल्लू बना रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ये संघ परिवार लोग सोच रहे हैं कि ये सब ऐसे करके यू कैन डिसमिस इट। ऐसे नहीं हो सकते कि वर्ल्ड इज वाचिंग, पीपल नो इट, एंड आई विल से इट विल हैव real implications from the Americans and the Europeans, because they don't take these things kindly, especially when it comes to celebrations, global celebrations. इंडिया में कुछ हो गया, उनको कुछ हो गया, वो सब कुछ छोड़ेगा। But क्रिसमस के टाइम पे this is an organized attack on the Christians. I don't think the West will take it
लाइटली, वो कैसे निकल के आएगा ये सब हम किसी को पता नहीं है। बट हमारा भारत का जो छवि है वर्ल्ड स्टेज में वो नीचे नीचे गया है बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट कैसे कैसे निकलेगा, कैसे कैसे लोग बिहेव करना शुरू करेगा, as individuals, as a country, as people, because Indians are there everywhere across the world. So we have, this is a very, I'll say very, as I'm not speaking as a person, ये जो मैं ईसाई एक परिवार में पैदा हुआ है, but I am not talking as a Indian, ईसाई, I am talking as an Indian citizen. मेरा पहचान है इंडियन सिटीजन, मैं दिल्ली वाला है, मेरा पर्सनल लाइफ में भी ये ऐसे कर दिया, मैं रिलीजियस नहीं है, बिल्कुल चर्च का मेंबर कुछ नहीं है, बट आई कैन से दैट आई एम एज एन इंडियन, आई एम अशेम्ड दैट दिस इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। ओके, शाहनवाज साहब, जो अभी चेरियन साहब कह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनके किसी भी तथ्य या किसी भी तर्क से कोई असहमत हो सकता है, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है कि माननीय प्रधानमंत्री चर्च गए, प्रार्थना सभा में शामिल हुए, बहुत अच्छा संदेश गया, लेकिन वहां से निकलकर काश उन्होंने कहा होता कि देश के विभिन्न राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसको थम जाना चाहिए, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, रोका जाए तत्काल। अपने चीफ मिनिस्टर्स को डायरेक्ट करते, अपनी मशीनरी को डायरेक्ट करते, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं गया, ऐसा कुछ सुना नहीं गया, ऐसा कुछ छपा नहीं, ऐसा कुछ प्रसारित नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आरएसएस में काम का बंटवारा होता है। अब चूंकि आप संवैधानिक ओहदे पे हैं तो आपको संविधान और उसके जो वैल्यूज हैं उससे थोड़ा मेल खाते हुए प्रदर्शन करना है, दिखना है। जो बाकी लोग हैं उनके लिए कुछ दूसरा काम होता है, तो इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है, वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है और इसको हम कई रूपों में देखते हैं। जैसे कोई अगर भारत में आएगा तो उसको ये गांधी जी के समाधि स्थल पे ले जाएंगे, लेकिन उसी दिन उनके लोग, अभी आप देखिएगा 30 जनवरी को पूरा ट्विटर पे जो आरएसएस का जो सोशल मीडिया है वो गोडसे को ग्लोरीफाई करेगा। तो ये काम का बंटवारा है आरएसएस के अंदर, इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और ना उनसे हम कोई इस तरह की उम्मीद करते कि अगर वो कह देते कि दंगा रुक जाए या ईसाइयों के खिलाफ हिंसा रुक जाए तो रुक जाए। उसमें अगर वो बोल भी देते तो जो हिंसा करते उनको पता है कि ये दिल से नहीं बोल रहे हैं, ये मजबूरी है या उस पद पे बैठे इसलिए बोल रहे, इसलिए हमको अपना काम करते रहना है। और ये आप देखेंगे भी, जैसे साध्वी प्रज्ञा को उन्होंने कहा था कि दिल से माफ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हुआ, वो उसी तरह संसद में रही। मेरा मानना है कि आरएसएस बीजेपी समाज में जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच का जो रिश्ता है उसको रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। वो एक संकेत दे रहा है कि आप माइनॉरिटी हैं तो आप हमारे बराबर नहीं हो सकते, मेजॉरिटी के बराबर नहीं हो सकते। अब तक हमारे यहाँ क्या परंपरा थी कि हम, ये एक आम सहमति थी कि हम सारे लोग बराबर हैं, कानून के नजर में बराबर हैं, इंस्टीट्यूशंस के नजर में बराबर हैं, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते थे, उसमें भी बराबरी झलकती थी। ये हमारा एक सोशल रिलेशन था आपस में, मेजॉरिटी माइनॉरिटी या अलग अलग जो भी जाति समूह के लोग हैं। अब उसको फिर से रीडिफाइन कर रहा है कि नहीं, आप माइनॉरिटी हैं तो आपकी एक सीमा है, हम मेजॉरिटी हैं तो हमको इम्प्यूनिटी मिली है, हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, स्टेट का जो नजरिया होता था नागरिकों को लेके, उसमें जो समानता थी उसको भी वो रीडिफाइन कर रहा है कि यही स्टेट आपके लिए कुछ और तरीके से काम करेगा और किसी और के लिए कुछ और तरीके से काम करेगा, है ना। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पुलिस खड़ी है, उसके सामने हिंसा हो रही है। फिर हम कहीं देखते हैं कि छोटी सी भी गलती है तो वही पुलिस किस तरह से किसी को पीट रही है। तो ये आरएसएस हर चीज को नए तरीके से परिभाषित करने की प्रक्रिया में इस तरह की चीजें कर रहा है। और जो अभी ईसाइयों के साथ हुआ है, ये सिर्फ बजरंग दल या बीजेपी का फेल्योर नहीं है, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं करता। आप उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं या कहीं से भी आप कहिए कि क्या वो इस मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ से बात करना चाहेंगे कि इस तरह की ना हो, तो नहीं करना चाहेंगे, उनको भरोसा नहीं है। वो मानते हैं कि ये सरकार यही करने के लिए आई है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमारी जुडिशरी क्या कर रही है। भाई पुलिस तो ठीक है, उनके नियंत्रण में है, पुलिस तो वही करेगी, मीडिया वही करेगी।
यहाँ भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है, जवाबदेही आ जाती है जुडिशरी पे। ये तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप पिछले 10 सालों में एक भी ऐसा उदाहरण बता दीजिए जहां आर्टिकल 26 या 32 के तहत हमारी न्यायपालिका ने मुस्लिम या ईसाई विरोधी किसी घटना पे स्वतः संज्ञान लिया है, जो उसको अधिकार है। हमारी न्यायपालिका कुत्तों की संख्या कम हो जाए या कुत्ता बीमार हो जाए, दिल्ली में भी कुछ था इस तरह का मामला, बाघ की संख्या कम हो जाए, उस पर वो संज्ञान ले लेगा। लेकिन कहीं जनसंहार हो रहा है, हिंसा की जा रही, उस पर आप स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे। अगर स्वतः संज्ञान ले ले, इनको जेल भेज दे, तो ये कोई बहुत बहादुर लोग तो है नहीं, जब सरकार रहती है तभी ये करते हैं, तो चीजें रुक सकती हैं। यानी कि ये सिर्फ एक पार्टी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, उसमें न्यायपालिका की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ कॉम्प्रोमाइज्ड है। अभी कई ऐसे फैसले आए हैं, आपको याद होगा दारा सिंह पे जो फैसला आया था, बाद में हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उस पर सवाल उठा और उसकी हत्या, स्टेन्स की हत्या को लॉजिकल ठहराते हुए कुछ पंक्तियां थी उसमें जजमेंट की, उसको हटवाया गया था। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया और जब वो जमानत के लिए गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो रोहित रंजन अग्रवाल जज है, उन्होंने जमानत तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म पे टिप्पणी की और सांप्रदायिक टिप्पणी की। इतनी खतरनाक टिप्पणी थी, शर्मनाक थी, कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इस फैसले से इस टिप्पणी को हटाया जाए। तो जब इस तरह के फैसले आएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को इम्प्यूनिटी भी मिलेगी, उनको लगेगा कि हम किसी के खिलाफ भी हिंसा करके बच सकते हैं। तो ये सिर्फ पार्टी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। जी, तो ये जो अभी घटनाएं हुई हैं, देखिए ये घटनाएं केवल एक प्रदेश में नहीं हुई, उड़ीसा में हुई इस तरह की घटनाएं, असम में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, उत्तर प्रदेश के में हुई, आपके बरेली में भी, और असम में तो स्कूल में ये सब कुछ हो गया। और वो क्रिश्चियन आई थिंक संस्था द्वारा एक चलाया जा रहा स्कूल था और काफी रिप्यूटेड था। बंद तक का आह्वान करा दिया गया छत्तीसगढ़ में, कांकेर में, कथित धर्मांतरण के विरोध में, और फिर उसके बाद ये हिंसा हुई। यकीनन आप जो कह रहे हैं कि जुडिशरी का रोल बहुत ही चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसको जुडिशरी के अंदर भी कुछ आवाजें उठ रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जैसा सब कुछ हो गया है, और खासकर जो बड़े अधिवक्ता हैं देश के, कानूनविद हैं, वो भी इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आखिर ब्यूरोक्रेसी, जिसे कहा जाता रहा है अब तक कि सत्ता जिसके पास रहती है उसकी हो जाती है, लेकिन फिर भी एक संवैधानिक मूल्य जो बहुत फंडामेंटल्स हैं उनसे अलग नहीं होने की बात की जाती रही है ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी का इतना तेजी से पतन क्यों और कैसे हुआ है, आपको क्या लग रहा है? इसके पीछे कहानी क्या है? नो, शाहनवाज। देखिए ब्यूरोक्रेसी बहुत पहले से सरकार के नियंत्रण में रही है, आपको उसी हिसाब से प्रमोशन मिलेगा। अभी कोई भी पुलिस अधिकारी सरकार के गुंडों के खिलाफ कोई एक्शन ले लेता है, उसको आप जेल भेज देते हैं। लेकिन उसी तो जो सरकार के पक्ष में उसकी भाषा बोल रहा है उसको प्रमोशन मिल रहा है, उसको आप इम्प्यूनिटी दे रहे हैं। तो इससे ब्यूरोक्रेसी में एक मैसेज चला जाता है कि अगर हमको नौकरी में बने रहना है तो हमको सरकार की हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। ये एक, और ये आज की समस्या नहीं है, हमें तो लगता है ये बहुत पुरानी समस्या है। नैतिक बल का अभाव हमारे यहाँ समाज में रहा है, ये हमको मानना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, अंग्रेजों के जमाने में भी जो जलियांवाला बाग में जो लोग गोली चलाए थे कोई अंग्रेज लोग थोड़े ही थे। तो ये जो नौकरी का एक ऑब्लिगेशन है, दबाव है समाज में, आदेश अंग्रेजों का था जी। तो हम आदेश मानने वाले हमेशा से रहे हैं ना, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी रही है वो आदेश मानने वाली, उसकी बीमारी हमेशा से रही है। तो वो जो टेम्परामेंट है वो, उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली बार आईएएस अधिकारियों, जो भारत के जो अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी, इनकी ट्रेनिंग के लिए उनको बुलाया गया, तो उन्होंने एक बात कही उनसे कि हम लंबे समय से सत्ता के खिलाफ यहाँ की जो जनता है लड़ती रही है,
और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आदत रही है सरकार के साथ खड़े होने की हर स्थिति में। ये अब थोड़ी चीजें बदलनी चाहिए क्योंकि अब वो सरकार नहीं है। तो ये हमारे यहाँ एक माइंडसेट है कि जैसा आदेश था हमने वो किया। ये चीजें जब अथॉरिटेरियन सरकार कोई आएगी तो ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने हेलमेट लगाने के बारे में लड़कियों को बैठ के वो प्रोत्साहित कर रहे थे, कुछ शिक्षा की बात कर रहे थे, उन्होंने मोहम्मद साहब को कोट कर दिया तो उनको नौकरी से कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। जबकि अगर अनुज चौधरी या इस तरह के कोई अधिकारी गदा लेके चल रहे हैं, धार्मिक आयोजन में शामिल हो रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक मैसेज चला जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में हमको क्या करना है, अगर सरवाइव करना है तो आपको सरकार के साथ खड़ा होना होगा। ये एक माइंडसेट हमारे उत्तर प्रदेश में खास तौर से ज्यादा। हाँ, लेकिन चेरियन इस बीच में जैसे अभी जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि भाई उसकी कोई भूमिका नहीं है, जुडिशरी को लेकर उठ रहा है, तो फिर आखिर कौन है जो इस पर पहल करे कि भाई ये चीजें रुकें? आपने स्वयं कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव लें तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ रुक सकता है, बहुत कुछ नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कौन करेगा प्रेशराइज, कौन करेगा? किसी भी पोस्ट पर बैठे, मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी एक पदाधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, क्या यह प्रश्न बुनियादी तौर पे सोसाइटी का नहीं है, समाज का नहीं है? तो कहीं समस्या समाज में तो नहीं है जिसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो 1930 से 1922 के बाद से लगातार कम्युनल टेंशन रहे अपने समाज में, और अंग्रेजों की सत्ता जब थी उस वक्त 1930, 1931, 1932 तमाम बड़े बड़े दंगे हुए। अब आप देखिए ढाका में हुए दंगे, बॉम्बे में हुए, कानपुर में हुए, तमाम शहरों में बड़े बड़े दंगे होते रहे और उसमें बहुत क्षति हुई, बहुत बड़ी क्षति हुई। तो क्या हमारे समाज में ये जो सिलसिला चला, कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ ऐसा है? तो हमारा समाज तो खासकर सॉरी टू से नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट में जो है फ्यूडल रहा है, अभी भी फ्यूडल रह रहे हैं। तो उसका तो फ्यूडल स्ट्रक्चर का जो 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 हायरार्की है वो सब ऐसे होते हैं ना, जो अपर कास्ट को हम बहुत बड़ा मानते हैं और लोअर कास्ट को हम मानते ही नहीं है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो वो एटीट्यूड वही होता है, फ्यूडल एटीट्यूड। जो आलम साहब ने बोला कि वो जो होते हैं ना, जो पावर में है उसका एक तरफ बोला है तो उसका तो चमचागिरी करते हैं, to use the colloquial word. Yeah, that is becoming this. Lot of us, you remember in JNU, in fact, you used to say that, जो सिविल सर्विस को प्रिपेयर करता था उसको तो बाप कितना में बेच के रखा है करके पूछता था, क्योंकि ऐसे लोग ब्यूरोक्रेसी में घुस गया तो हम क्या करें? उसका तो सेल्फ सर्विस है, नॉट पब्लिक सर्विस। They are serving their family, their positions. They are not doing anything public. ये problem में this is the feudal structure. The feudal structure में No, but Cherian, after all 1947 से हम आजाद हैं, 1950 से हमारे पास संविधान है, तो इन चीजों को एड्रेस करने का और एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिल्ड करने का जो जिम्मेदारी जो थी, इतने वर्षों में केवल बीजेपी आरएसएस की सरकार तो नहीं थी, कांग्रेस की सरकारें थी, संयुक्त मोर्चा की सरकारें थी, नेशनल फ्रंट की सरकारें थी, मिली जुली सरकारें भी आई, और स्टेट्स में बहुत सारी अलग अलग सरकारें थी। तो आखिर हमारे समाज में वो चीजें बदल क्यों नहीं सकी? यकीनन साउथ इंडिया, साउथ के जो स्टेट्स हैं बेहतर स्थिति उनकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम पूरे देश के पैमाने पर हम क्यों नहीं बदल सके? हम एक ऐसी सेकुलर डेमोक्रेटिक कल्चर स्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाए? क्या हमारी कमी है? क्योंकि दुनिया के दूसरे देश ऐसे हैं जहां ये स्थितियां नहीं है, खासकर जहां वर्ण व्यवस्था नहीं है, उन देशों की अगर बात कीजिए, तो आखिर रिश्ता ये कहां जुड़ता है? क्यों ऐसा है कि हम नहीं बदल सके? ये मेरे ख्याल में ये साउथ का, और आप देख लीजिए तमिलनाडु और केरला, वो उसमें जबरदस्त हिंदू रेनेसेंस मूवमेंट हो गया था। वो 47 के 50 साल पहले
और तमिलनाडु में पेरियार का मूवमेंट और केरला में नारायण गुरु मूवमेंट, ये क्या किया कि लोगों को सब कास्ट सिस्टम को मेरे ख्याल में लेवल किया। जो पेरियार का एक स्लोगन वो सब सॉर्ट आउट हो गया। नारायण गुरु का ही वाज अ हिंदू गुरु, बट ही वाज अ ओबीसी गुरु। he made temples which are ये जो बोलते हैं कि ये आप लोगों का टेम्पल नहीं है, हम लोगों का टेम्पल करके फिर अभी सब उधर जाते हैं। तो ऐसे एक रिनेसेंस मूवमेंट सोसाइटी में होना चाहिए, वो मेरे ख्याल में इधर नहीं हो गया। फ्रीडम मूवमेंट हो गया, फिर सोसाइटी ऐसे फ्यूडल छोड़ गया और लोग कुछ नहीं किया उसके ऊपर। मेरे ख्याल में नेहरू ये साइंटिफिक टम्बर बोल के बहुत सारा नेहरू सेंटर्स है साइंस के लिए सब कर दिया। ये एक मेरे ख्याल में एक लक्ष्य वो था कि सोसाइटी को साइंटिफिक टम्बर में लेके आओ और इक्वालिटी के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में और व्हाट यू कॉल डिग्निटी के बारे में उसको मालूम होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में मिसेस गांधी के टाइम पे तो कंटिन्यू किया, बट बाद में तो हमारा लास्ट 30-40 ईयर से हमारा एक पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है ना, तो किसी को टाइम नहीं है उसके लिए। उसका फायदा मेरे ख्याल में आरएसएस और बीजेपी का मिला है। तो आपको क्या लगता है, बिल्कुल 2 वाक्य में, तो आपको क्या लगता है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पूरा दौर है वो सोशल रिफॉर्म्स को बिल्कुल इग्नोर किया? इकोनॉमी ऐसे था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होना चाहिए था, पर सोशल रिफॉर्म्स भी एक स्टेज पे आ गया था कि सोशल रिफॉर्म्स जरूर होना चाहिए, नहीं हो रहे। किसी का ये एक बात है, ये सरकार का काम नहीं है सोशल रिफॉर्म्स, ये तो है सोसाइटी से उभर के आना चाहिए। नारायण गुरु या पेरियार कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं था, वो सोशल रिनेसेंस था। वो सोशल रिनेसेंस सोसाइटी से नहीं आएगा तो कोई गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर सकता। शाहनवाज साहब, आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा, जो हालात हैं, अगर सत्ता नहीं चाहती कि चीजें बदलें, अगर विपक्ष चाहता है जो अतीत में नहीं बदल सका समाज को, तो आज क्या होना चाहिए? आज सलूशन क्या है, समाधान क्या है, या हम ऐसे ही रहेंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं रह सकते। देखिए, एक तो थोड़ा हमको समझना चाहिए कि कुछ चीजें एकदम बदल गई हैं 14 के बाद। अभी जो हो रहा है बेसिकली ये संकेत है कि 3 महीने बाद मार्च में जब ईद होगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे, है ना। ये अभी एक संकेत उन्होंने दे दिया है। दूसरा, हमको ये समझना चाहिए हिंदू रिलीजन के एंगल से भी कि पूरे दुनिया में जहां जहां भी हिंदू समाज के लोग हैं, वो स्वेच्छा से गए हों या वहां रह गए हों, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये हर जगह जो हिंदू समाज है उसको ये खतरे में डाल रहे हैं। ये हर जगह होगा, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि जो हिंदू धर्म में, जैसा अभी चेरिया जी ने कहा, एक बड़ी समस्या ये आई, स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इस देश में चले हैं हिंदू समाज में, जिन्होंने आरएसएस का जो विचार था उसका खंडन किया। उसके यहां तक कि हिंदू इंपेरियलिज्म नाम की एक किताब भी 1938 में स्वामी तीर्थंकर स्वामी ने लिखी थी। तो ये सब चीजें जब लगातार चल रही थी तो बन गया, जॉन धर्मतीर्थ बन गया। वो लाहौर में जाके ये किताब लिखा था, वापस सबसे निराश होके फिर ईसाई बन गया, जॉन धर्मतीर्थ। अच्छा, मेरे पास उसका पूरा बुक। अच्छा, तो इस तरह का जो मूवमेंट आप देखेंगे, इस तरह का मूवमेंट पिछले 30-40 सालों से अपने यहाँ नहीं चला है। पॉलिटिकल मूवमेंट चले जिन्होंने मनुवाद को काउंटर किया, चाहे वो कांशी राम जी का हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करता गया। तो आज जो बीजेपी को जो खुली छूट मिली है, इसलिए नहीं मिल गई कि उसकी पक्ष वाली सत्ता है या विपक्ष के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। विपक्ष की एक सीमा है, वो कोई सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं चला सकता। वो जो सामाजिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनको चलाना होगा, और सामाजिक से ज्यादा धार्मिक लोगों को चलाना होगा। गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में जो वो प्रवचन करते थे, उसमें एक दिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर इस देश के मुसलमान खराब हो जाए तो इस्लाम का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि
उनकी बहुलता वाले बहुत सारे देश हैं, लेकिन अगर हिंदू यहाँ के खराब हो गए तो हिंदू धर्म का नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी आबादी और किसी देश में नहीं है। तो आज आरएसएस जो कर रहा है, ये बेसिकली इसने अपने सत्ता के लालच में पूरे दुनिया में जो हिंदू समाज के लोग हैं, और वो और आरएसएस उनका प्रतिनिधि नहीं है ना, वो जो लोग बाहर रह रहे हैं वो इनके नुमाइंदे हैं, उनकी जान को खतरे में इन्होंने डाल दिया है। ये बात हमारे लोगों को, इस देश के लोगों को समझना होगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये सब चीजें हमेशा एक जैसी रहेंगी। कोई इनको समर्थन नहीं मिला है, कोई जन्म, एक छोटा सा हिस्सा है उर्मिला जी। कल जो लोग लखनऊ में चर्च के बाहर ये सब कर रहे थे, ठीक वही लोग आपको ईद में दिखेंगे 2-3 महीने बाद। उसमें बहुत इजाफा होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि मीडिया उस पर फोकस करता है, उनको दिखाता है। ऐसा नहीं है कि इनका बहुत कोई जनमत बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, आप सोशल मीडिया पे जाइए, जो ईसाइयों को बधाई दे रहे हैं, उनके साथ उनके रिश्ते हैं जो वो उजागर कर रहे हैं। लेकिन ये खतरा, जो मेन खतरा है, वो हिंदू समाज के सामने है, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदू समाज बिखरा हुआ है, लोग हैं वहां, इनकी छवि खराब हो रही है, देश की छवि खराब हो रही है। मैं अंत में आपको एक उदाहरण दूंगा। मुझसे मिलने एक साहब आए थे, जो अल जवाहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, सीरिया या मिस्र में कहीं ये यूनिवर्सिटी है, और जहाँ इस्लामिक स्कॉलरशिप मतलब वहां मिलती है, बड़ा वो इदारा है। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार विश्वविद्यालय के तरफ से वो लोग किसी देश में घूमने गए थे, उनको कोई कपड़ा पसंद आ गया था मॉल में, इनके पास पैसे कम थे, तो चूंकि हम इंडियन लोग, विजिबिलिटी हमारी, तो वो आदमी जो था उसने कहा कि आप इंडिया के हैं, आप अमिताभ बच्चन के देश से हैं। तो इन्होंने बताया कि हम अमिताभ बच्चन के देश के हैं। तो उन्होंने वो फिर उतने पैसे में उनको सामान दे दिया, है ना। अब आगे ऐसे उदाहरण आपको कम मिलेंगे, क्योंकि वो जिस मजहब का था, जब वो देख रहा है कि इस देश में हमारे कम्युनिटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, भारत में अगर कुछ होगा तो उसका असर आसपास पड़ेगा। खासतौर से जो सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट में कुछ भी होगा, भारत ही उसका एपी सेंटर है। यहाँ अगर कुछ भी होगा तो हमारे आसपास के मुल्कों में इसका असर पड़ेगा, और इसलिए हिंदू समाज को बढ़ चढ़ करके इसका विरोध करना चाहिए। हिंदू समाज में एक डर है, मैं देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि इनसे हम नहीं लड़ सकते, ये गलत तो कर रहे हैं, लेकिन विरोध करेंगे तो ये हमारे खिलाफ भी ये हिंसा कर सकते हैं। इसी डर के वजह से बहुसंख्यक समाज के अंदर आरएसएस को लेकर के ये डर उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा स्टेक होल्डर है, नुकसान उसको ज्यादा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को। मैं समझता हूं कि बहुत सारी जो 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 स्थितियां हैं अपने समाज में, उसमें कहीं ना कहीं बेचारगी दिखाई देती है समाज के उन हिस्सों की जो इससे वैचारिक रूप से बिल्कुल असहमत हैं, जो भारत की संवैधानिकता पसंद करते हैं, जो भारत की विविधता पसंद करते हैं, और जो इंसानियत पसंद है, जो इंसानियत को पसंद करते हैं। लेकिन डर भय का जो माहौल है, वो आप दोनों ने इसकी बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे निकलेगा ये हम नहीं जानते, शायद आप लोग भी नहीं जानते, लेकिन निकलना चाहिए, चाहे वो जैसे निकले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। आप दोनों का फिर से शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।